तो बच्चों अभी हम देखते हैं मैकेनिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, देखो इधर, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम बताए थे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इसका कब इसका वैल्यू 1 होगा, कब 0 होगा, इसका बताए थे। पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट E बराबर 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट के लिए E का वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू कितना होता है? 1, है ना। फॉर परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट E का वैल्यू क्या होता है? 0, है ना। हम ये बताए थे बच्चों, है ना। और जनरली क्या होता है, E का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट, है ना, E बराबर 1। ठीक है बच्चों दूसरा जो ऑब्जेक्टिव ये है, देखो एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों देखो एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन आगे लिखे हैं, इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होता है। बट जो फ्रिक्शन होता है, एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म नहीं होता है। इट इज नॉट ये फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म नहीं होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है जहां पे फोर्स कंजर्वेटिव हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ऐसे पूछा जा सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इज एप्लीकेबल इफ। इम्पल्स मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो कब एप्लीकेबल होगा? बच्चों ध्यान रखना, न्यूटन का सेकेंड लॉ और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो देखो तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इज एप्लीकेबल इफ न्यूटन सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम। ठीक है, यदि किसी सिस्टम में न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल है तो वहां पे इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। ये हो गया तीसरा। चौथा बच्चों ऐसे आ सकता है, नॉर्मल फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, बताए थे बच्चों। पांचवा ऐसे आ सकता है, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ ये रोलर सपोर्ट वन हॉरिजेंटल प्लेन इज। एक रोलर सपोर्ट है ना, उसका हॉरिजेंटल की ओर, हॉरिजेंटल प्लेन की तरफ उसका रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होगा? तो बच्चों ये ध्यान रखना, इसका जो आंसर होता है वो होता है ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, ये देख लेना कि ध्यान से इसको पढ़ना, रिएक्टिव कंपोनेंट और फिर रोलर सपोर्ट। एक रोलर सपोर्ट का जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वन ये हॉरिजेंटल प्लेन, वो होता है ओनली वर्टिकल प्लेन। इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। छठवां बच्चों, फॉर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देयर एग्जिस्ट ओनली। दो फोर्सेस हैं, है ना, और जो वो अनलाइक है और वो पैरेलल भी है। कहने का मतलब है कि दो मान लेते हैं कि एक 5 न्यूटन है, एक 10 न्यूटन है। ये दोनों अनलाइक है ना, बट मान लेते हैं पैरेलल है, तो फिर उसमें क्या होता है, ओनली रिजल्टेंट मोमेंट होता है, उसमें केवल मोमेंट होता है। ठीक है, ओनली, ये ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, फॉर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देयर एग्जिस्ट ओनली। दो पैरेलल अनलाइक फोर्सेस में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एग्जिस्ट करता है ओनली, 4 ऑप्शन रहेगा, कुछ भी दे देगा तो उसमें सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है वो मोमेंट एग्जिस्ट करता है, वो रिजल्टेंट मोमेंट। आगे दे सकता है रिजल्टेंट फोर्स भी दे सकता है ऑप्शन में, रिजल्टेंट फोर्स एंड मोमेंट भी दे सकता है, बट जहां पे ओनली रिजल्टेंट मोमेंट रहेगा वही टिक मारोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों 7वां है, यूनिट ऑफ आई। इंपल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड, है ना। एक और ऐसे पूछ सकता है कि 1 जूल बराबर जो है कितने अर्क के बराबर है? 10 की पावर 7 अर्क के बराबर। जूल क्या है? यूनिट है वर्क का। अर्क क्या है? ये भी यूनिट है वर्क का, लेकिन कौन सा यूनिट है? सीजीएस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये सब जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैकेनिक्स और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछना हो तो यहीं से पूछेगा। ठीक है।